जब तक आपकी फसल 3 पत्तों की ना हो जाए तब तक आपको उसके अंदर सिंचाई नहीं करनी है। किसान भाई यही गलती करते हैं। साथियों, तरबूज की जो खेती है, अगर उसमें आप ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छी गुणवत्ता के साथ अच्छी मंडी रेट देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको कम सिंचाई करनी है। और जो भी आप सिंचाई कर रहे हैं उसके अंदर अच्छी गुणवत्ता के एनपीके खाद या माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है, जिससे आपको अच्छी गुणवत्ता के तरबूज प्राप्त होंगे, अच्छी साइज आपको मिलेगी और साइज के साथ साथ अच्छी मंडी रेट आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार किसान साथियों, आज हम तरबूज की खेती के बारे में बात करेंगे। हम अगर अपने यहाँ पर तरबूज लगाते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल रहता है कि हम अपने खेत के अंदर तरबूज की साइज को ज़्यादा बड़ा कैसे करें, उसके अंदर वज़न को कैसे बढ़ाएं, उसकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं और उपज को कैसे बढ़ाएं। अगर उपज ज़्यादा होगी, अच्छी गुणवत्ता होगी, तो हमें अच्छी मंडी रेट मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसी बात पर आज हम बात करते हैं कि किसान भाई अपने यहाँ पर अगर तरबूज की खेती करते हैं तो किस प्रकार से अपने यहाँ पर तरबूज की खेती के अंदर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, उत्पादन के साथ साथ तरबूज के फल की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं, ताकि उन्हें मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर अच्छे भाव मिल सके। तो इसी बारे में हम बात करते हैं। साथियों, तरबूज है तो वो एक प्रकार से गर्मी की फसल है, कम पानी की फसल है। उसके अंदर कम पानी के अंदर ही आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। परंतु तरबूज के अंदर सबसे ध्यान रखने की बातें हैं कि आप पानी कम चलाएं और जो भी पानी आप चला रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज़रूर दें। मतलब तरबूज की खेती सिंचाई, न्यूट्रिएंट और देख रेख पर निर्भर है। मतलब अगर आप उसके अंदर कीटों व बीमारियों का ध्यान रख टाइम से उपचार कर देंगे, या फिर उसके अंदर जो भी आप सिंचाई कर रहे हैं वो टाइम से करेंगे, मतलब ज़्यादा सिंचाई नहीं करेंगे, या फिर उसके अंदर जो भी आप सिंचाई कर रहे हैं उसके साथ अगर न्यूट्रिएंट देंगे तो आपके यहाँ पर तरबूज की बहुत ही अच्छी गुणवत्ता देखने को मिलेगी। गुणवत्ता के साथ साथ आपके यहाँ पर उत्पादन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाई अपने यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से खेती करते हैं। मोस्टली जो आजकल प्रचलन में खेती है वो ड्रिप के माध्यम से किसान भाई खेती करते हैं, बेड बनाकर। तो आप यहाँ पर बेड बनाकर अगर खेती कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर आप सिंचाई अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इसके साथ ही उसके अंदर जो खाद आप दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट आप दे रहे हैं, वो भी सही प्रकार से कम खर्चे के अंदर आप चला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भूमि किस प्रकार से किसान भाई तैयार करें। साथियों, भूमि तैयार करने के लिए आप अपने यहाँ पर हमेशा अच्छी तरीके से सड़ी गली गोबरी खाद का इस्तेमाल करें। तो गोबरी खाद का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके यहाँ पर फसलों के अंदर कम रोग लगते हैं, कीटों का प्रकोप कम होता है। इसके साथ साथ ही आपके यहाँ पर अच्छी साइज़ आपको देखने को मिलती है तरबूज की फसल के अंदर। तो अच्छी तरह सड़ी गली गोबरी खाद का इस्तेमाल करें। उसके बाद उसके अंदर रोटोवेटर चलाएं। उसके बाद बेड विधि से आप जो मिट्टी है उसका निर्माण कर दे। उसके बाद उस पर ड्रिप लगाए, मल्च लगाएं। मल्च आप बेडों की दूरी के अनुसार लगा सकते हैं कि सिंगल छेद वाली लगानी है या फिर डबल छेद वाली आपको लगानी है। उसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का आप इस्तेमाल करें। बीज ही एक प्रकार से खेती का आधार है। तो अच्छी गुणवत्ता के बीज जैसे आपके मार्केट में कलश कैंडी का है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री राम का बायोसीड आता है, बायोसीड जेनेटिक्स का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्पाइन का 302 आता है। तो काफ़ी सारे बीज है जो मार्केट में देखने को मिलते हैं, उसका इस्तेमाल आप अपने यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता के बीज का आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। फिर उसके बाद बात आती है, बीज आपने लगा दिया, उसके बाद सूखे में जब आपने बीज लगाया तो उसके बाद आप उसके ऊपर सिंचाई कीजिए। सिंचाई करने के बाद लगभग 7 से 8 दिन में बीज का जर्मिनेशन हो जाता है, बीज दिखने लग जाता है। तो उसके अंदर जब तक आपकी फसल 3 पत्तों की ना हो जाए तब तक आपको उसके अंदर सिंचाई नहीं करनी है। किसान भाई यही गलती करते हैं कि जब बीज उग जाता है तो उसके अंदर उनको लगता है कि हल्का उसके अंदर सूखापन है या पौधे हैं जो पानी की मांग कर रहे हैं, तो वो हमेशा उसके अंदर पानी चला जाते हैं और उस पानी की वजह से फसल के अंदर विल्ट आ जाता है। विल्ट की वजह से जो पौधे हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर गलन आ जाती है। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखिए कि बुआई के बाद जब जर्मिनेशन हो जाए तो उसके अंदर 3 पत्ते आने से पहले उसके अंदर सिंचाई भी बिल्कुल ना करें। और जो भी आप पहली सिंचाई करें उसके अंदर आपको फंगीसाइड के रूप में थाइफोनेट मिथाइल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके अलावा आप अगर आपके पास जैसे फसल अच्छी है तो आप कार्बनडाजिम मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा उसके अंदर आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल जरूर करना है, जिससे जो फसल की शुरुआती समय के अंदर जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता है वो उसकी पूर्ति हो जाए। तो उसके अंदर आपको ड्रिप के अंदर चला देना है। इसके बाद जब अगली सिंचाई आप कर रहे हो तो पहली सिंचाई और अगली सिंचाई के बीच में कम से कम 10 दिन का गैप हो, और उस सिंचाई के अंदर आपको NPK 12-61-0 का इस्तेमाल जरूर करना है, या फिर उसके अंदर आप हुमिक एसिड के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हुमिक एसिड के लिए आप इफ्को का जो हुमेत्सु आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का हुमिक एसिड आता है, उसके अंदर चिलिटेड रूप में न्यूट्रेंट भी उपलब्ध होते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी फसल में जब तीसरी सिंचाई करते हैं, बुआई को लगभग 1 महीना हो चुका है, तो उसके अंदर आपको लगने लगता है कि उसके अंदर कीटों का प्रकोप है। उसके अंदर थोड़े बहुत जैसे अल माहू जिस प्रकार के कीट आपको देखने को मिलते हैं, उसके साथ ही उसके अंदर लीफ माइनर होता है, मतलब पत्तियों के अंदर एक प्रकार से धारियाँ आपको दिखने लग जाती हैं। तो ऐसी समस्या होने पर उसके अंदर आप स्प्रे निकालें। स्प्रे के अंदर अगर लीफ माइनर की समस्या आपको देखने को मिल रही है तो उसके अंदर इमामेक्टिन 5% या इमामेक्टिन 1.09% आता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इससे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो अल माहू इस प्रकार की समस्या है उसके लिए आप अपने आप पर थाइमाथोक्सम जो 25% में आता है भुजिया फॉर्म में, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप उसके अंदर एमिडा क्लोरोपिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड है, उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर ही आप उसके अंदर फंगीसाइड के रूप में थाइपोनेट मिथाइल या फिर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब है या एजोक्सीटेबू है, इस प्रकार के फंगीसाइड का आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आप जब आप उसके अंदर चौथी सिंचाई करें तो उसके अंदर आपको उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाने हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आप अपने यहाँ पर इफ्को की जो सागरिका तरल आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चिलिटेड फॉर्म में मार्केट में काफ़ी सारे 6 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, वो देखने को मिलते हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आपकी जो बेल है, पौधा है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। उसमें फूल है, फल है, वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तरबूज की फसल में सबसे मुख्य रूप से जो कीट होता है वो होता है फ्रूट फ्लाई, मतलब फल छेदक मक्खी। फल जो शुरुआती अवस्था में लग रहा है, तरबूज लग रहा है, उसके अंदर एक मक्खी जो जिसको अपन फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, वो उसके अंदर डंक मार देती है और उसके अंदर जो अंडे है वो छोड़ देती है, जिसके कारण जो तरबूज है जो बड़ा तो होता है परंतु उसके अंदर एक प्रकार से विकृति आ जाती है, उसके मंडी रेट देखने को नहीं मिलते। इसके साथ ही कई बार जो तरबूज है वो सड़ भी जाता है, उसे अंडों की वजह से, अंदर जो कीट है, जो लट है उसके अंदर पनप रही है उसकी वजह से। तो इसका नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका नियंत्रण किसान भाई 2 या 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो जो अपने यहाँ पर आजकल बायो रूप से जो आजकल लूर आते हैं, जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आते हैं, जिसको अपन नॉर्मली आम भाषा में गिलास बोलते हैं, जो तरबूज की फसल में लटकाते हैं, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये काफ़ी महंगे तो नहीं आते परंतु इससे रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेल जो फ्रूट फ्लाई है वो इसके अंदर घुस जाती है और फीमेल बाहर रह जाती है, जिसकी वजह से जो अंडे है वो देती नहीं है, और जिसकी वजह से अपने यहाँ पर तरबूज की फसल को अपन फ्रूट फ्लाई से बचा सकते हैं। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छे कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोलोमोन आती है बायर की, बहुत अच्छी कीटनाशक है इस फ्रूट फ्लाई के लिए। इसके अलावा आप सिजेंटा की अली का इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्को की ईरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड है फ्रूट फ्लाई के। तो इसके आपको अच्छे स्प्रे निकालने हैं। कम से कम आपको स्प्रे का जो शेड्यूल है वो 8 या 9 दिन के बीच का रखना है, ताकि आप अपने यहाँ पर तरबूज की फसल को फ्रूट फ्लाई से बचा सकें। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो आपकी फसल लगभग 70% तक नष्ट हो जाती है फ्रूट फ्लाई की वजह से। तो आपको फ्रूट फ्लाई का विशेष ध्यान रखना है, और इसका स्प्रे जो शेड्यूल है वो 8 से 9 दिन का ज़रूर रखना आपको, ये आपको करना है। तो फ्रूट फ्लाई से आपने बचा लिया। फिर उसके बाद बीच बीच में और भी आप बीच में बदल कर स्प्रे निकालते रहे, जैसे एमिडा का हो गया, थाइमाथोक्सम हो गया, डाइफेंथुरोन हो गया, या फिर एसिटामिप्रिड हो गया। तो इस प्रकार के स्प्रे आप निकाल सकते हैं आपकी फसल को मक्खी मच्छरों से बचाने के लिए।
इसके बाद जब आप अगली सिंचाई करें तो उसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए 05234 का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा उर्वरक है एनपीके के रूप में, ताकि ये फसल के अंदर फ्लावरिंग को बढ़ाता है, जो फ्रूटिंग है उसकी साइज को बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस भी है और पोटास की मात्रा भी है। तो इसका इस्तेमाल आप अपने यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इसी बीच में जब आप सिंचाई कर रहे हो तो कैल्शियम का इस्तेमाल कीजिए। कैल्शियम जो इफ्को की आती है उसका इस्तेमाल कीजिए, अच्छी गुणवत्ता की कैल्शियम आती है। इसके साथ ही उस समय आप बोरोन का इस्तेमाल कीजिए सिंचाई के रूप में। आप स्प्रे कर सकते हैं फोलियर स्प्रे के रूप में 20% के रूप में घोल बनाकर आप बोरोन का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के तरबूज आपको देखने को मिलेंगे बोरोन की वजह से। इसके बाद जब आप अंतिम सिंचाई कर रहे होते हैं या फिर अंतिम से पहले सिंचाई कर रहे होते हैं तो आप एनपीके 0050 का इस्तेमाल जरूर करिए। ये बहुत ही अच्छा पोटेशियम सल्फेट आता है, तो इसकी वजह से आपके यहाँ पर तरबूज की शाइनिंग अच्छी होती है, तरबूज की साइज भी अच्छी देखने को मिलती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह से आपके तरबूज के अंदर मीठापन आता है, लाल कलर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से किसान भाई अपने यहाँ पर उन्नत तरबूज की खेती को कर सकते हैं। किसी प्रकार की और भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट आप कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो किसान भाइयों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबाकर नई वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।